इसके थ्रू होता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में कि आप इस इस पॉलिसी के थ्रू इस पॉलिसी के थ्रू आपको दो काम करना है। एक काम क्या है? इन्फ्लेशंस कंट्रोल, इन्फ्लेशंस, और दूसरा क्या होगा? इंटरेस्ट रेट मैनेज करना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक समझ गए? अब देखो इससे इफेक्ट क्या होगा मॉनेटरी पॉलिसी का। आप देखोगे तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी एक कमिटी है, 6 मेंबर होते हैं इसके। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी कमिटी है, ठीक। स्टैट्यूटरी कमिटी क्या होता है? दिस इज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने इसे बोला क्या? जस्ट हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। मेन होता है जब कोई भी स्टेट होगा तो वहां पे इकोनॉमी को या स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट या एक कह सकते हैं आपको एक स्मूथली स्टेट का फंक्शन हो, ठीक। सारे फंक्शन, तो उसमें एक फंक्शन तो इकोनॉमिक फंक्शन है, उस इकोनॉमिक फंक्शन को भी क्या रखना है? स्मूथ रखना है, ठीक। और पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है कि भाई वेलफेयर स्टेट को लाना, ठीक। वेलफेयर स्टेट को लाना, तो उसके लिए वो उसका जो क्या है ऑर्गन है, जो उसका बॉडी है, उसको ये काम असाइन करेगा। ये काम किसको असाइन? एक बॉडी कौन सा हो गया? आरबीआई हो गया, ठीक। तो आरबीआई को इसने असाइन किया जो भाई आपको क्या करना है कि इसे स्टेट के अंदर आपको मतलब इकोनॉमिक को स्मूथ रखना है, ठीक। तो इकोनॉमिक को स्मूथ रखने के लिए क्या लेके आया? मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में इसकी काम क्या करते हैं? दो काम करता है। एक होता है इंटरेस्ट रेट और दूसरा इन्फ्लेशन। अब देखो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक स्मूथ कैसी होगी, ठीक। स्मूथ मतलब क्या? इकोनॉमिक फंक्शंस एक तरह से जो एक स्मूथली वो वर्क कर रहा है, जा रहा है, उसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ऐसा नहीं आ रहा है जो कि पूरे स्टेट के फंक्शंस को, पूरे स्टेट के इकोनॉमिक फंक्शंस जैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि जस्ट एज एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो कि अर्जेंटीना या कुछ दिन पहले ईरान, इस समय क्या हुआ था? अर्जेंटीना में एक हैवी इन्फ्लेशन था, हैवी इन्फ्लेशन 300-400% है, ठीक। 400% इस तरह का इन्फ्लेशन। या बगल का देख लो पाकिस्तान है, उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, ठीक, बहुत क्या होता है? कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती है। तो वो स्टेट के फंक्शंस में क्या होता है? वो डिसरप्शंस तो आ जाते हैं ना, फिर लोगों को क्या नहीं मिलता है, लोगों को जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है वो सब फिर फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक। तो इससे एक ओवरव्यू हो गया, मतलब ये इसके बैक एंड में क्या क्या इससे होता है। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे आके मॉनेटरी पॉलिसी को, तो इन्फ्लेशंस एंड इंटरेस्ट रेट, ये दो के थ्रू क्या क्या होगा। अब इस दोनों को यदि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम यदि कंट्रोल करेंगे तो इससे क्या होगा? देखो इंटरेस्ट रेट यदि हम मतलब एक स्मूथ रखेंगे तो उससे क्या होगा? सेविंग पे फर्क पड़ेगा, ठीक। सेविंग से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा, ठीक। इन्वेस्टमेंट से क्या फर्क पड़ेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, ठीक। अब देखो इंटरेस्ट रेट मान लो बहुत मतलब बहुत कम है। बैंकिंग इंटरेस्ट रेट मान लो कि 2% ही है। तो लोगों के पास जो पैसा है, जो मनी है, वो क्या करेगा? डिपॉजिट बैंक में नहीं देगा। जैसे कि अभी जस्ट एज एग्जांपल बता रहा हूँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी बट इनडायरेक्टली इसका क्या है? जैसे कि देखो अभी क्या हो गया कि बैंक डिपॉजिट कम हो गया, लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिंग खेल रहे हैं, तो बैंक के पास डिपॉजिट नहीं जा रहा है, क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बैंक ने इसको कंसर्न लिया जब भाई ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक के पास जब डिपॉजिट आएगा तभी तो बैंक लोन में पैसा को घुमाएगा, और तभी तो फिर वो क्या करेगा? जिसने डिपॉजिट किया है उसको इंटरेस्ट दे पाएगा। तो ट्रेडिंग खेल रहे हैं, ट्रेडिंग में बहुत 100 में से 10 को केवल प्रॉफिट होता है, 90 को लॉस होता है। तो फिर बैंक अब धीरे धीरे अब क्या क्या मेजर्स लेता है। ट्रेडिंग के सेबी को बहुत सारे रूल्स गाइडलाइंस दिए हैं जो ट्रेडिंग कौन कौन कर सकता है, एक तो वो अलग एंगल पे चले जाते हैं। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी।
तो हम एक इंटरेस्ट रेट से हम जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं, मान लो कि इंटरेस्ट रेट 2% कर दिया है, तो बैंक में डिपॉजिट नहीं जाएगा, बोलेगा चलो भाई ट्रेडिंग ट्रेडिंग खेलते हैं, नहीं तो फिर क्या करेगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा, अदर सेक्टर में करेगा जहां पे उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। अदर सेक्टर क्या हो सकता है, गोल्ड इज क्या हो जाएगा, बेस्ट प्लेस, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड के अलावा और क्या हो सकता है, लैंड में करेगा लोग, ठीक, हाउसिंग में करेगा लोग, ठीक, हाउसिंग में करेगा लोग, इस सब में इन्वेस्ट करेगा, समझ गए। जहां पे इंटरेस्ट रेट उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और दूसरा चीज जहां पे उसका जो प्रिंसिपल्स है उसको आने का रिकवर होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक। अब मान लो कि विजय माल्या कोई बॉन्ड निकालेगा, उसमें तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, विजय माल्या की कंपनी की जो उसका बैलेंस शीट है या जो कंपनी का एक इमेज है वो ऐसा है नहीं कि भाई कभी भी पैसा डूब सकता है, तो विजय माल्या में नहीं इन्वेस्ट करेगा, हाँ, गोल्ड में जाकर इन्वेस्ट कर देगा, ठीक। आप फिर बोलोगे जो भाई दूसरे इन्वेस्टर उसमें तो जा सकता है ना, तो कॉर्पोरेट में भी जा सकता है, कॉर्पोरेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट यदि मान लो कॉर्पोरेट कहाँ से देगा, हैवी कॉर्पोरेट कहाँ से देगा, कॉर्पोरेट यदि ज्यादा पैसा देने लगे, कॉर्पोरेट मान लो 8% देने लगे, रिटर्न देने लगे, तो उससे क्या होगा, कॉर्पोरेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कैपिटल का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कॉर्पोरेट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा उसका कॉस्ट, वो पैसा ज्यादा लेगा। मान लो कि कॉर्पोरेट स्टील कोई कंपनी है, ठीक, उसने बॉन्ड, क्योंकि उसके पास फंड उसको इजीली मिल नहीं रहा है, तो उसने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, जो भाई हम मेरे बॉन्ड लोगे तो उसमें हम 8-9% तुम्हें 10% रिटर्न देंगे, ठीक है, तो उसके पास पैसा तो आ गया, तो जब इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो वो क्या करेगा, ये स्टील का जो यहाँ से प्रोडक्ट निकालेगा तो उसको बढ़ जाएगा, तो दिस इज इनडायरेक्टली द इन्फ्लेशन क्रिएटेड इन द इकोनॉमी, समझ गए। तो जस्ट हम एक समझाने के लिए बता रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ये काम है, कौन कौन सा, एक इंटरेस्ट रेट और दूसरा क्या हो गया आपका इन्फ्लेशन, समझ गए, ये दोनों को कंट्रोल करना। इससे क्या होता है, एक सेविंग हो गया, ठीक। देखो आप मेन है यहाँ पे आप अपने दिमाग को कितना में लगाओगे उसके अकॉर्डिंग ये इस दोनों को कंट्रोल करेगा, तो सेविंग पे फर्क पड़ेगा ना, हाँ पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, ठीक, समझ गया। इस सब पे एफडीआई पे फर्क पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ेगा भाई, अरे आपके इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो एफडीआई क्या होगा, नहीं है, कम है, मतलब एफडीआई वाले आने के लिए तैयार, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कर सकते हैं, जब भाई हम क्या करेंगे जाके, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से डॉलर लेके आएगा, उसको एक्सचेंज करेगा, यहाँ की जो मनी है उसकी वो नहीं है, इज्जत नहीं, मतलब क्या हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में उसका उतना वैल्यू नहीं होगा, फिर कभी भी वो ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स व्हाई नहीं आ सकता है, ठीक। तो बहुत सारे फैक्टर्स पड़ेंगे, ठीक। अब देखो हाँ, तो जो हम जब इसका बात कर रहे थे, पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, तो पार्लियामेंट या ये एक दे देता है कि भाई आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, ठीक, 2 से 6% के बीच। कौन सा इन्फ्लेशन कौन सा, इन्फ्लेशन भी तो बहुत तरह के होते हैं। इन्फ्लेशन होता क्या है, जब भाई सर्टेन गुड्स का क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर से प्रेजेंट ईयर में जो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, मतलब उसका बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। मतलब 100 रुपया था, आप हो गया 150 रुपया, ठीक, 50 रुपया बढ़ गया है, इसको परसेंटेज में देख लो कितना हो गया। तो इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन भी अलग अलग होते हैं, तो एक इसको करना क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2 से 6% कौन सा इन्फ्लेशन रखना है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑल इंडिया, ठीक, इसको रखना है 2 से 6% के बीच में रखना है, जो 2 से 6% के बीच में रखना है। ये इसने पार्लियामेंट ने इसको एक भाई दे दिया, जो भाई इस एंगल पे तुमको काम करना है, ठीक। अब देखो ड्यूरिंग द कोविड के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक क्या हो गया था, एक तरह से क्या हो गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, लगभग खत्म हो गई थी, ठीक। इन्फ्लेशन भी उस टाइम बढ़ रहा था, तो फिस्कल डेफिसिट ये सब भी बहुत बढ़ गया था, ये सब, तो एक अनइवन सिचुएशन हो गया। तो अनइवन सिचुएशन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो भाई ऊपर नीचा हो जाएगा तो कर लोगे। लेकिन आप यदि नॉर्मल कंडीशंस में 2 या 6% के बीच में नहीं रखते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड, मतलब इसमें एग्जैक्ट मुझे
नहीं पता है, लेकिन आपको पार्लियामेंट में जाके क्लियरेंस देनी पड़ती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में से देखेंगे तो 6 मेंबर्स होते हैं, तो 3 होते हैं इधर आरबीआई से, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट साइड के होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। और जो आपका ये जो गवर्नर होते हैं तो उनको एक कास्ट, मतलब जब मान लो कोई टाइप का सिचुएशन आ जाएगा तो वो अपना वोट वो कर सकते हैं, ठीक, दे सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसको बोलते हैं, 2 से 6% के बीच में इसको बोलते हैं, आईटी बोलते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं। 2013 में आया था, उर्जित पटेल कमेटी जो थे, उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशंस था एक, समझ गए। अब क्वेश्चन होता है जो भाई इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रास्ता है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी, इसको क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक, इकोनॉमिक पॉलिसी। अमेरिकन दिया था, फील्डमैन ऐसे करके था कुछ नाम, फील्डमैन था 1976। इतना इसने एक ये टूल्स ये दिया था, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में दिया था, इसे इतना मतलब नोबेल भी मिला था, ठीक भाई। जो फैक्ट थोड़ा बहुत याद है वो देख लेते हैं। तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। और माइक्रो, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो, कभी देखेंगे रिजल्ट्स में मैक्रो मैक्रो क्या होता है। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी में देखते हैं तो इसके 2 होते हैं टूल्स, कैसे कंट्रोल करेगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना भाई। मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, देखो दो पिलर पे इसको काम करना है, एक इन्फ्लेशन, दूसरा इंटरेस्ट रेट। तो ये काम कौन करता है, तो एक कमेटी है जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ये फैक्ट है। और उससे पहले मैंने आपको बताया जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन क्या, इकोनॉमिक को स्मूथ रखना है। इकोनॉमिक को स्मूथ रखने के लिए पार्लियामेंट का काम क्या होता है, एक भाई देश को वेलफेयर बनाना और अच्छे से चलाना, ठीक। उसके लिए उसका एक ऑर्गन क्या होगा, एक बॉडी तो क्या है, आरबीआई है। आरबीआई को ये बोलता है ये करो, ठीक। आरबीआई होता है, आरबीआई को बोलता है, तो ये काम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किया जाता है, समझ गए। तो इसके 2 टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक। अब क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल्स को क्या बोला जाता है, एक इनडायरेक्ट टूल्स भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट टूल्स भी बोला जाता है, ठीक। इनडायरेक्ट टूल्स मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट उसको नहीं करना है, रेपो रिवर्स रेपो इस सब में उसको नहीं करना है, इनडायरेक्ट टूल्स, ठीक। इनडायरेक्ट टूल्स में आपको कौन कौन सा आता है, देखो सीआरआर, एसएलआर, ठीक, समझ गए, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, ये सब। अब हम पढ़ते हैं ये सब क्या होता है। देखो सीआरआर क्या होता है, सीआरआर इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जब आप बैंक के पास, ये हो गया बैंक, ये हो गया बैंक में जब 100 रुपये डिपॉजिट करने के लिए कोई जाता है, 100 रुपये आप यदि डिपॉजिट करोगे तो बैंक उसमें से क्या करता है, 10 रुपये, मान लो 10 रुपया अपने पास रख लेता है और फिर वो 90 रुपये को फिर लोन में घुमाता है, ठीक। ये लोन में गया, और फिर ये यहाँ से फिर ये 90 रुपये से अपना एक्टिविटी किया, जो जिसको लोन चाहिए वो एक्टिविटी किया, ये 5 आदमी को दिया, 15, 20, जिसको जो यहाँ से उसको एक मटेरियल खरीदना, दूसरा तीसरा सबको दिया। अब ये पैसा गया किसना, दूसरे बैंक में गया, B2 में गया। अब इस बैंक में मान लो ये फिर 90 रुपये गया है, तो ये 90 रुपये फिर ये बैंक क्या करेगा, अपना 10%, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9 रुपये रख लेगा। फिर ये इसके पास 81 रुपये, फिर ये 81 रुपये लोन में घुमाएगा, ठीक। तो ये जो 10 रुपये हो गया वो क्या हो गया, सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक। ये जो सीआरआर होता है वो कैश में ही रखा जाता है, ठीक, कैश में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल या ये इस समय नहीं रखा जाता है, समझ गए। तो ये हो गया, समझ गए। अब देखो मनी मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको मनी मल्टीप्लायर को हो जाता है M3/M0। अब देखो यदि बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, मान लो कि 3 बैंक में गया है, चौथा बैंक होगा, तो देखो इसमें गया तो ये 3 आदमी 4 को लोन दिया है, ये 3 को लोन देगा। अब नंबर्स ऑफ बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ेगा, सॉरी,
बैंकिंग बढ़ेगा, बैंक का नंबर्स ऑफ बैंक ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर, उससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, ठीक, समझ गए। तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, बैंक की ज्यादा संख्या होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो भाई इसके पास गया तो ये यहाँ से गया, फिर ये पैसा यहाँ से पहुंचा, नंबर ऑफ स्टेज में बढ़ रहा है, अब वो उसके पास बैंक का अवेबिलिटी रहेगा तब ना जाके वो उसमें डिपॉजिट करेगा, तो जब वो डिपॉजिट करेगा तब ना किसी तीसरे को पास में लोन जाएगा, और जब वो लोन जाएगा तभी तो वो लोन को फिर कोई ना कोई काम करेगा, ठीक। पैसा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक में घूमना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर घूमना चाहिए, घूमेगा तो कोई ना कोई वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो जैसे ही करेगा तो आपका जीडीपी बढ़ेगा, ठीक, जीडीपी बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगा तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है वो देख ही रहे हैं। तो मनी मल्टीप्लायर को बढ़ने से होने से क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बैंकिंग चाहिए, ये इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मनी मल्टीप्लायर में M3/M0, ठीक है। M3 M0 तो वो देख लिए थे, जिसमें कि क्या बोलते हैं M0 से लेके M2 M2 M3 M1 M2 M3 M4 होता है, जिसमें सप्लाई ऑफ मनी को हम मेजर करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करते हैं, ठीक है। M0 को क्या बोलता है, हाई पावर मनी, यहाँ पे जो 100 रुपया जो फर्स्ट स्टेज में जो जनरेट हुआ है यही होता है, इसको बोला जाता है हाई पावर मनी, ठीक। यही 100 रुपया फिर बढ़ते बढ़ते कैसे बढ़ गया, ये 100 रुपया यहाँ पे 90 चला गया, फिर ये घुमा 90 रुपया, ये इसमें चला गया, ठीक। तो इसके लोन साइड में, एसेट साइड में करके निकालते, चलो हटाओ यहाँ पे। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो, तो CRR हो गया। अब देखो तो आपने 100 रुपये यहाँ पे लेके आए बैंक के अंदर, तो 10 रुपये ये रख लिया, ठीक। अब ये 90 रुपये इसमें घुमाएगा, समझ गए। अब 90 रुपये ये लोन में देगा। अब मान लो कि मतलब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब किस तरह का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया कि भाई ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा पैसा, तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स क्या होता है कि मार्केट से हम डिमांड को कम करते हैं। तो डिमांड को कम कैसे करेंगे, डिमांड को कम करने के लिए लोगों के पास में पैसा को कम कर दो। तो यदि हम इस CRR को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये 10 था, इसको हम 20 कर देंगे, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो CRR को बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल हम कर सकते हैं, ठीक, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक आया था इधर ड्यूरिंग द कोविड के टाइम में, और कोविड के टाइम या कोविड के बाद आया था, जिसमें कि गवर्नमेंट मतलब ये जो आपका ये RBI है, ये देखो CRR और ये SLR ये सब जो होता है ना, वो दिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर नहीं होता है। CRR SLR कंट्रोल करना वो काम होता है RBI का काम होता है, मतलब RBI का जो गवर्नर है उसका काम होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो काम होता है वो मेन रेपो पे काम करता है, रेपो रिवर्स रेपो पे काम करता है, ठीक है। उसको नहीं, डायरेक्ट नहीं काम होता वो। लेकिन आप देखेंगे जो इसका इफेक्ट, ये CRR SLR का इफेक्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे कैसे पड़ता है, ठीक, इन्फ्लेशन और सेविंग रेट पे कैसे पड़ता है। CRR SLR डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं करता है, इसका ये काम है किसका, RBI का काम है। RBI के अंदर ये मॉनेटरी पॉलिसी जो एक विंग है जिसका काम रेपो और रिवर्स रेपो पे करता है, लेकिन इसका इफेक्ट दिखता है इसमें, इन्फ्लेशन और इस पे। अब देखो कोविड के बाद क्या किया था, जो CRR को हम क्या 4% है तो उसको हम 3% कर दिए थे, ठीक, 3% कर दिए थे, क्योंकि जब हम 3% इससे CRR को नीचे कर देंगे तो लोन में पैसा देने के लिए क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि कोविड के बाद या कोविड के टाइम में क्या था कि मतलब, और कोविड के टाइम में इकोनॉमी क्या हो गया था, एक तरह से मतलब क्लोज हो गया था, ठीक, एक्टिविटी हो नहीं रही थी, कैश क्रंच हो गया था। तो कैश क्रंच इस सब को दूर करने के लिए भाई जो आपका एक तो पब्लिक के पास में पैसा जाएगा, दूसरा जो भी, तो उससे डिमांड भी बढ़ेगा और जो भी इंडस्ट्री है उसके भी पास पैसा वैसा जाएगा, तो एक स्मूथली फंक्शंस होंगे। तो CRR को 4 से 3% कर दिया गया था, समझ गए। तो CRR जो है, CRR में अपर लिमिट
कुछ नहीं है अपर लिमिट, बहुत ज्यादा अपर लिमिट का कोई है नहीं, क्योंकि हम देखते बताते हैं आपको डिमोनेटाइजेशन के टाइम में, डिमोनेटाइजेशन के टाइम में क्या हो गया था, बैंक के पास में बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा आ गया था, बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। तो इसमें इंक्रीमेंटल सीआरआर एक आया था, इंक्रीमेंटल 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर आया था। तो बैंक के पास यदि बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो पैसा जब बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगा, तो बैंक तो भाई इंटरेस्ट अपने जेब से तो नहीं देगा, तो फिर क्या करेगा बैंक, इस जो पैसा एक ही बार बैंक के पास बहुत ज्यादा आ गया तो फिर ये बैंक इस पैसे को घुमाएगा, मार्केट में डालेगा ना। तो मार्केट में जो लेगा तो मार्केट में डालेगा तो पैसा तो बहुत ज्यादा आएगा। अब जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डाल दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिए तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि फिर तो इसमें क्या किया था आरबीआई ने, जो भी 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर उसको बोलते हैं, आरबीआई के पास इधर बैंक के पास जो आ रहा था डिमोनेटाइजेशन के पास में, तो सीआरआर को आरबीआई ने बढ़ा दिया था, जो भाई जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है उसको सीआरआर में तुमको डालना पड़ेगा, जो तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन बिफोर द कोविड बिफोर द डिमोनेटाइजेशन है वो उस पर काम करो, लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आया है वो पैसा को तुमको सीआरआर में डालना पड़ेगा। अब सीआरआर में जो पैसा डालेगा तो सीआरआर में पैसा डालने पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जैसे कि हम बताए थे ना, 100 रुपये लेके गया है तो फिर उसने 10 रुपये सीआरआर में रख लिया, तो ये इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट नहीं देता है सीआरआर के ऊपर, सीआरआर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन एक बार मिला था 90s में, किसी टाइम में मिला था, एक बार सिंगल टाइम सीआरआर पे इंटरेस्ट मिला था, अदरवाइज सीआरआर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक, अब सीआरआर इसको रखना क्यों पड़ता है भाई, सीआरआर का मेन काम ये होता है, जैसे कि मान लो इस बैंक में मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या आ गया, मान लो कि एक तरह से वो वोलाटाइल सिचुएशन आ गया, और मतलब कह सकते हैं बैंक रन की सिचुएशन आ गया। बैंक रन की सिचुएशन मतलब कि जो डिपॉजिटर है ना उसके बैंक के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया, जब भाई हम जो पैसा डाले हैं, अब ये जैसे कि आप देखिए थे ये हो गया आपका पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसमें एक बैंक रन की सिचुएशन आया था, क्योंकि जो करप्शन वर्प्शन हुआ था उसके बाद जो डिपॉजिटर है उसका भरोसा कम हो गया था, तो सब अपना क्या करते हैं, डिपॉजिट जो किए हैं वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब बैंक के पास पैसा रहेगा तब ना, तो बैंक क्या करता है, इसी सब सिचुएशन के लिए अपने पास ये 10-10 रुपए करके जमा करके रखता है, मोटा रकम रखता है, जो भाई कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो फिर हम उसको जो आएगा डिपॉजिट लेने के लिए हम दे देंगे। ठीक, अब फिर बोलेंगे जो फिर पीएमसी में दिया क्यों नहीं, वो अलग, ठीक, उतना डिस्कस अभी नहीं करना, एक बैंक रन की सिचुएशन के लिए रखा जाता है, समझ गए। तो सीआरआर समझ गए, सीआरआर क्या है, ये बैंक आरबीआई एक्ट 1934 इसके थ्रू ये डिसाइड होता है, समझ गए। अब देखो सीआरआर में आपको रखना क्या, केवल कैश आता है। ठीक, अब हम आते हैं एसएलआर, अभी रहने देते यार, ज्यादा करेंगे तो आप सब बोर हो जाएगा। ऐसा देखो अभी देखेंगे क्या क्या, आगे देखेंगे क्या क्या, मैं बताता हूँ। एसएलआर देखेंगे क्या होता है, उसके बाद एमएसएफ देखेंगे, मर्ज अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ में कैसे लोन मिलता है, उसके बाद रेपो देखेंगे, रिवर्स रेपो देखेंगे, इस तीनों को क्या बोला जाता है, पॉलिसी कॉरिडोर बोला जाता है। एमएसएफ, रेपो और रिवर्स रेपो, इसको पॉलिसी कॉरिडोर बोला जाता है। ठीक, रेपो और रिवर्स रेपो को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ बोला जाता है। ठीक है, तीनों आता है। अब इस तीनों को देख लें, तब उसके बाद इसमें हम 2-3 चीज देखेंगे, जैसे बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड का रिलेशन है इससे। ठीक है, बॉन्ड यील्ड का रिलेशन है वो देख लेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट आया था आफ्टर द कोविड, आप ऑपरेशन ट्विस्ट को देखेंगे क्या होता है, समझ गए। इस सब को देखेंगे तो मच क्लियर होगा। तो क्वांटिटेटिव टूल्स के बाद हम आ जाएंगे फिर क्वालिटेटिव टूल्स में। ठीक, और ओपन मार्केट ऑपरेशन देखेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जिसमें क्या करता है ये जो सेंट्रल बैंक है आपका, क्या करता है, मार्केट में सिक्योरिटी बेचता है और खरीदता है। टाइट मनी पॉलिसी और क्या होता है, हॉकिश, दो तरह के होते हैं ना,
लूज होगा, टाइट होगा। जब मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो टाइट मनी पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो मार्केट से हम पैसा निकाल लेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो ये देख लेंगे OMR। उसके बाद एक आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है, SDF देख लेंगे। एक होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये सब क्या है, स्कीम है, ये सब क्या काम करता है, ये सब इन्फ्लेशन कंट्रोल के काम करता है। ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है, SDF थोड़ा सा बता देते हैं। MSS में क्या होता है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर RBI करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस सबको बेच के अपना मार्केट से पैसा निकाल के ले जाता है, समझ गए। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। OMO में वही होता है, फिर बताएंगे मतलब क्या डिफरेंस है। यही रखते हैं।